आज मैं इस सीरीज की नेक्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने युआन को देखा था जिसने काफी ज्यादा बीस्ट का खात्मा करके खुद को पावरफुल कल्टीवेटर बना लिया था और याया भी उसको ऐसा करता देख के काफी हैरान हो रही थी। दूसरी तरफ हमने किन्यू को देखा था जिसका युआन के ऊपर से गुस्सा कम नहीं हो रहा था क्योंकि उसने उसे कल्टीवेशन में जो हराया था और उसकी सिटी में भी चोरी हुई थी जिसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसने अपनी सिटी के कुछ बंदे ब्लैक फॉरेस्ट में भेज दिए थे ताकि वो चोरों को ढूंढने के बहाने युआन का भी खात्मा कर सके। और अपनी आज की एपिसोड का आगाज होते हमें युआन को दिखाया जाता है जिसने उस रोबर को मार के अपने हाथ में उठाया हुआ था जो याया के बारे में बुरी नियत लेके वहाँ पर आया था, क्योंकि उस रोबर ने युआन को बताया था कि मेरा एक साथी वहाँ पर याया के मजे लेने के लिए गया हुआ है। युआन को उसकी बात सुन के काफी गुस्सा आया था, इसीलिए उसने उसका खात्मा किया और यहाँ पर दरख्तों पर उड़ता हुआ वो याया के पास पहुँच जाता है ताकि उसे प्रोटेक्ट कर सके। और जाते जाते हुए भी वो यही कह रहा था कि काश याया आपको कुछ भी ना हुआ हो। इसी तरह से भागते हुए वो सामने आता है तो सामने का तो मंजर ही फर्क था क्योंकि याया टुनटुन के साथ बैठी हुई बड़े मजे से खाना पीना खा रही थी। युआन उसके सामने आते ही उस रोबर को उठा के दूर फेंक देता है और याया से कहता है कि मिस याया आप बिल्कुल ठीक तो है ना, मुझे आपकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। और वो बुरी तरह से हाँफ रहा था क्योंकि इतना भाग के जो आया था। तो याया उसे कहती है कि अरे तुम्हें क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ लेकिन एक बदकिस्मत आदमी यहाँ पर आया था, उसके साथ कुछ खास अच्छा नहीं हुआ। ये कह के वो टुनटुन की तरफ देखती है। टुनटुन भी अपने मुंह से उगल के कोई चीज निकालता है। युआन को उनकी बात की कोई खास समझ नहीं आती कि ये किस बदकिस्मत आदमी का जिक्र कर रहे हैं। उसे थोड़ा बहुत डाउट तो होता ही है। उस प्लेट को उठा कर देखता है तो पता चलता है कि ये गू मेंशन का ट्रेयर है जो कि वो चोर गू मेंशन से चुरा के भाग रहे थे। टुनटुन ने उस इंसान का खात्मा करने के बाद उससे ये ट्रेयर भी छीन लिया था। तो युआन उस प्लेट को अपने मैजिकल स्पेल से एक्टिवेट करता है। मिस याया भी उसे बता रही थी कि ये किसी तरह का रिकॉर्ड है जिसमें एलिमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। तो युआन कहता है कि मैं जान चुका हूँ ये कोई आम किस्म के एलिमेंट्स नहीं। अपनी पावर्स का यूज करके वो उन एलिमेंट्स को हवा में बिखेर देता है। अब तो उसे पक्का यकीन हो चुका था कि ये गू फैमिली का कोई ट्रेयर है और काफी हैरान होते हुए याया से कहता है कि ये तो वल्गर गैंकी है जो ब्लैक मैंगो ट्री के पास था और ये हमारी रॉयल फैमिली का एक ट्रेयर लग रहा है, लेकिन ये नाम कुछ जाना पहचाना लग रहा है। तभी उसे याद आता है यानी कि क्यू वांग फैमिली की एक स्पेशल टेक्निक यानी कि यांग मैंग टेक्निक है और ये भी कहा जाता है कि ये इन लोगों को डाउ डेस्टिनी से मिली थी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्यू मेंशन की इतनी स्पेशल टेक्निक उन्होंने कैसे ही इस थीफ के हाथ लगने दी। अब युआन को इतना परेशान देख के याया उसे कहती है कि मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें अपने छोटे से दिमाग पर इतना जोर डालना चाहिए और तुम्हें बस आम खाने से मतलब होना चाहिए ना कि गुटलियां गिनने से। और वैसे भी हमें यहाँ पर आए हुए काफी देर हो चुकी है। तुमने 36 बीस्ट का मुकाबला कर लिया, उनकी सोल को भी खुद में अब्सॉर्ब कर लिया है और ये तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए काफी है। युआन भी अपनी सोचों में से बाहर निकल के उसे कहता है कि हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन इतनी मुश्किल से क्यू मेंशन का ये खजाना मेरे हाथ लगा है, ये मत सोचना कि मैं उन्हें इतनी आसानी से ये वापस करूंगा। तो याया टुनटुन की तरफ देखते हुए कहती है कि ये खजाना मैंने उससे नहीं लिया बल्कि टुनटुन ने लिया था, इसलिए इसके बारे में तुम जानो या ये जाने। तो युआन कहता है कि ये कैसे मुझसे ये खजाना ले सकता है। वो उससे ये बात कर रहा था कि वो सोया हुआ रोबर एकदम से युआन के ऊपर एक जबरदस्त अटैक करता है। युआन भी काफी मुश्किल से उस अटैक को डॉज करते हुए अपने टाइगर रोर पावर का टेक्निक करके उसका खात्मा कर देता है। जनरल लू भी उनकी फाइटिंग की आवाज सुन के वहाँ पर आ जाते हैं क्योंकि उनके किंग ने वहाँ पर जनरल लू को उनकी केयर करने के लिए भेजा था, इसलिए वो युआन के पास आके पूछते हैं कि क्या आप ठीक तो है ना। दूसरी तरफ क्यू मेंशन के मास्टर भी युआन को जिंदा सलामत देख लेते हैं तो वो सोचते हैं उस फाइटिंग के दौरान में युआन नहीं मरा था तो फिर कौन मरा था, क्योंकि जब उन्होंने फाइटिंग की आवाज सुनी थी तो उन्हें ऐसा लगा था कि युआन का खात्मा हो चुका है। अब वो युआन को अपने सामने देख के काफी गुस्से से भर जाता है। दूसरी तरफ जनरल लू युआन के सामने झुके हुए थे और उसे कह रहे थे कि हम आपसे माजरत चाहते हैं कि हम आपको बचाने के लिए काफी लेट पहुंचे, लेकिन युआन कहता है कि खड़े हो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इधर मास्टर क्यू थोड़ा आगे बढ़ते हुए सोचता है कि फाइटिंग की इतनी ज्यादा आवाज आई थी तो कौन मारा गया। सामने उसे 2 रोबर गिरे हुए नजर आते हैं तो उठता हुआ एक रोबर के पास जाके उसका गला पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम ही थे ना जिसने हमारे क्यू मेंशन में चोरी करने की कोशिश की, तो बताओ हमारा चुराया हुआ ट्रेयर कहाँ पर है। मास्टर क्यू से ये इन्वेस्टिगेशन करते हुए उसका गला बुरी तरह से दुबाए जा रहे थे और वो बेचारा बंदा तो पहले ही युआन की मार खा खा के मरा पड़ा हुआ था और वो क्या बोलता, ऊपर से मास्टर क्यू ने उसका गला इतने जोर से दुबा रखा था। तो जनरल लू उनकी तरफ देख के कहते हैं कि आप एक मरे हुए बंदे को और भी ज्यादा जोर से मार रहे हैं और उनके सिपाही उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो युआन भी उनकी तरफ देख के यही सोच रहा था कि हो ना हो उस 7 ट्रेयर मैप में कोई बात तो ऐसी है जिसकी वजह से ये सब लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं और ऐसा लगता है कि उस एलिमेंट के खो जाने के बाद गू मेंशन काफी प्रॉब्लम में भी आ सकता है। और मास्टर भी उस बंदे को नीचे पटक देते हैं और कहते हैं इसने अपने हाईनेस के ऊपर भी अटैक किया और इसके अलावा इसने हमारे गू वांग मेंशन से हमारी ज़ोंग मैंग टेक्निक को भी चुराने की कोशिश की है, इसको तो मौत की सजा मिलनी ही चाहिए थी।
तो जनरल लू भी उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं कि हाँ, ये बंदा बिल्कुल ठीक कह रहा था कि इनके खजाने की कोई कीमती चीज चोरी हुई है, जिसको ढूंढने के लिए ब्लैक फॉरेस्ट में मारे मारे फिर रहे थे। फिर मास्टर क्यू युआन के पास आते हुए कहते हैं कि माय हाइनेस, क्या आपने इसके अलावा किसी और रोबर को भी देखा था, क्योंकि हमारे क्यू मैंशन का काफी कीमती ट्रेजर चोरी हुआ है। अब युआन तो हकीकत को जानता ही था कि वो टुनटुन की खुराक बन चुका है। वो टुनटुन की तरफ देखता है तो टुनटुन भी अपनी जुबान घुमा रहा था, जैसे कह रहा हो कि वो रोबर तो खाने में काफी मजेदार था। फिर अपनी जुल्मलाहट पे काबू पाते हुए युआन कहता है कि मुझे लगता है कि दूसरा रॉबर मौके की तलाश में यहाँ से भाग गया होगा। मास्टर क्यू गुस्से से कहते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो युआन कहता है, आप इतना श्योर इस बारे में कैसे हो सकते हैं। उसकी बात सुन के वो कहता है कि हाँ ठीक है, शायद आप ठीक ही कह रहे होंगे। युआन थोड़ा सा आगे चल के जाता है जहाँ पर याया उस फिश को भून रही थी। तो युआन उसके पास खड़ा होके कहता है कि वाओ, इस फिश की स्मेल तो काफी ज्यादा डिलीशियस लग रही है। मास्टर क्यू, क्या आप थोड़ी सी फिश खाना पसंद करेंगे। तो मास्टर क्यू भी यहाँ पर और ज्यादा देर टिकना नहीं चाहते थे, इसलिए वो उसे कहते हैं कि नहीं नहीं, आपकी मेहरबानी का काफी शुक्रिया, मैं अब यहाँ से जाना चाहूंगा ताकि उस रोबर को जल्द से जल्द ढूंढ सके। ये कहते ही वहाँ से दुम दबा के भाग जाते हैं। उसके जाते ही जनरल वांग युआन के करीब होके कहते हैं कि मुझे तो लगता था ये बंदा उस वक्त से बकवास किए जा रहा था, लेकिन ये तो बिल्कुल सच कह रहा है। इसका मतलब ये कि इनके क्यू मेंशन का वाकई ही कोई कीमती खजाना चोरी हुआ है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है। तो युआन उसे कहता है कि हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, और वो जिन डाकुओं की तलाश में थे वो दोनों तो अब मारे गए हैं, और यहाँ पर इस चीज का कोई भी सबूत मौजूद नहीं कि ब्लैक फॉरेस्ट में ही वो बंदे छुपे हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि आपको अपने तौर पर यहाँ से चले जाना चाहिए ताकि आप इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर सकें। दूसरी तरफ मास्टर क्यू भी गू मेंशन पहुंच चुके थे और किन्यू को आके सारी रिपोर्ट दे रहे थे कि हमारे वहां पर पहुंचने से पहले ही जनरल लू वहां पर आ चुके थे और वो युआन को प्रोटेक्ट कर रहे थे, और उन्हें सारी बात का भी पता चल चुका है। इसलिए हम युआन के ऊपर कोई खास अटैक नहीं कर पाए। किन्यू को उसकी बात सुन के काफी गुस्सा आता है और कहता है कि अगर मेरे फादर को इस बारे में पता चला कि हम लोगों ने युआन की फैमिली के ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश की है तो मेरी खैर नहीं। और होता भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि वो अपने फादर के सामने आया तो उसके फादर ने उसके मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ मारा था और उस पर काफी गुस्सा करते हुए कह रहे थे कि मैंने बरसों मेहनत करने के बाद अपने फैमिली के इस एलिमेंट ट्रेजर को कंप्लीट किया था, जिसको तुमने एक ही झटके में रोबर्ट्स के हाथों लुटवा दिया, और उसको हासिल करने के लिए ओछे हथकंडे अपना रहे हो, और अभी भी तुम युआन के पीछे हाथ धो के पड़े हो ताकि उसे मरवा सको, जबकि तुम्हारा ध्यान इस तरफ होना चाहिए कि अपने ट्रेजर को वापस लेके आओ। किन्यू अपने काफी ज्यादा बेइज्जती करवाने के बाद दोबारा फिर से मास्टर क्यू के सामने आ गया था और कहता है कुछ भी करो, लेकिन अंकल जाओमो को वापस लेके आओ। अब सिर्फ एक वही हैं जो हमारी इस मसले में हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी आर्मी को फाइटिंग के लिए तैयार करो। वो पहले ही गुस्से से भरा हुआ नजर आ रहा था। तो मास्टर क्यू कहते हैं कि मैं हर जगह पर पोस्टर लगवा देता हूँ ताकि अंकल जाओमो को ढूंढा जा सके, यहाँ तक कि अगर वो हेल में भी मौजूद हों तो भी हम उसे वापस ढूंढ के लेके आएंगे। ये कह के उन्हें ग्रीट करके वहाँ से चले जाते हैं। किन्यू इतना ज्यादा गुस्से में आ चुका था कि एक कप को दीवार के ऊपर दे मारता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं मेंशन करती चलूं कि अंकल जाओमो वही इंसान थे जो कि टुनटुन की खुराक बन चुके थे, और किन्यू भी बार बार उन्हीं का नाम इसलिए ले रहा था कि उन्हें ढूंढ के लाया जाए, क्योंकि वो जानता था कि ट्रेजर उन्हीं के पास होगा। दूसरी तरफ युआन अभी भी ब्लैक फॉरेस्ट में मिस याया के साथ मौजूद था, जो कि उन्हें कह रहा था कि मुझे लगता है कि 36 बीस्ट को मारना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल काम साबित होगा। और मिस याया भी उसके सामने बैठे हुए कुछ एसेंस को मिक्स कर रही थी। फिर वो उसे बताती हैं कि ये 3 ब्लड के एसेंस हैं, इसके साथ तुम ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। मिस याया अब उसकी बॉडी के ऊपर ब्रश के साथ एक और हेवनली मार्क लगाने जा रही थी, इसलिए उसे कहते हैं कि अपनी शर्ट उतारो। युआन तो ये बात सुन के फिर से हैरान हो गया था, क्योंकि वो जानता था कि ये प्रोसेस उसके लिए काफी पेनफुल साबित होगा। युआन अपनी शर्ट उतार देता है। मिस याया उसे कहती हैं कि तुम्हारा फिगर तो काफी अच्छा हो गया है। तो युआन स्माइल पास करता है। तो मिस याया उसे कहती हैं कि अपने जहन में से बुरे ख्यालात को दूर रखो और कंसंट्रेट करो कि मैं क्या करने जा रही हूँ। फिर मिस याया उस ब्रश की मदद से युआन की बॉडी के ऊपर हेवनली मार्क बनाना शुरू करती हैं और एक रोड मार्क क्रिएट कर देती हैं कि तभी अचानक से युआन एक अलग ही फॉर्मेशन में पहुंच चुका था और वहाँ पर उसकी बॉडी में से उसके मेंडेरियंस भी ओपन होना शुरू हो गए थे। उस ब्रश की पावर मिलते ही युआन अब काफी ज्यादा हेल्दी और पावरफुल महसूस कर रहा था, और युआन कहता है कि इस 36 पॉइंट पावर से ये टेक्निक तो वाकई ही कमाल की है। मुझे लगता है कि अब मैं 36 बीस्ट को इजीली हरा सकूंगा। तो मिस याया उसे कहती हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक सोचा। अब तुम उन बीस्ट का इजीली मुकाबला कर सकोगे और तुम्हें और भी ज्यादा ब्लड को कलेक्ट करना होगा। अगले ही लम्हे युआन फॉरेस्ट में पहुंच जाता है और काफी ज्यादा बीस्ट को एक के बाद एक करके मार गिराया जाता है। वो उन बीस्ट को मार गिराया जा रहा था और उनका ब्लड एक छोटी बोतल्स में स्टोर करके रख रहा था। फिर अचानक ही युआन के सामने एक बहुत बड़ा सा बीस्ट आता है। उससे बचते बचाते युआन एक दरख्त के ऊपर भी चढ़ गया था। फिर नीचे उतर के अपनी फायर टेक्निक का यूज करते हुए उस बीस्ट के ऊपर एक जोरदार पंच करता है, लेकिन उस बीस्ट तो टच से मस नहीं होता और वहीं का वहीं खड़ा था।
युवान को उसे देख के काफी गुस्सा आता है तो उसके पिछवाड़े के ऊपर कितने ज्यादा ही स्लैश अटैक कर देता है, उससे भी उस बीस्ट के ऊपर कोई असर नहीं होता। तो युवान उसका पीछा करना छोड़ देता है और वापस मिस याया के पास आ जाता है, जो कि पानी में अपने पाँव डुबोए मजे से बैठी हुई थी। तो युवान को देख के कहती है कि लगता है तुम बीस्ट का मुकाबला करते करते थक गए हो। तो युवान उनके पास आके कहता है कि हाँ, बाकी सभी बीस्ट का मुकाबला तो मैंने इजीली कर लिया, लेकिन एक बहुत बड़ा राइनो बीस्ट जो कि मुझसे बिल्कुल भी मारा नहीं जा रहा, जबकि उसके ऊपर मैंने काफी ज्यादा टेक्निक्स का भी इस्तेमाल किया। तो याया उसे बताती है कि ऐसे बीस्ट के पास यान दियाजी डिफेंस पावर होती है जो कि 7 मेरिडियन से भी ज्यादा पावरफुल है, और जब इस तरह के बीस्ट के ऊपर अटैक किया जाता है तो ये और भी ज्यादा गुस्से में आते हुए फ्यूरियस हो जाते हैं, इसलिए इनका मुकाबला करना आम बीस्ट से ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन अगर तुम इस बीस्ट का मुकाबला न कर सके तो मेरा ख्याल है कि बाकी सभी बीस्ट का मुकाबला करना भी तुम्हारे लिए इतना ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं होगा। युवान उसकी बात सुन के हैरान हो जाता है कि मैंने इतने ज्यादा बीस्ट का मुकाबला किया तो ये क्या बात हुई कि एक राइनो बीस्ट को ना मारने की वजह से मेरी पावर और कम हो जाएगी। फिर थोड़ा सोचते हुए कहता है कि उसे मारने के लिए मैंने अपनी टियान यान टेक्निक का भी इस्तेमाल किया है, लेकिन कोई तो ऐसा तरीका होगा जिसकी वजह से उस आर्मर लेदर को तोड़ा जा सके। यहाँ तक कि मैंने अपने ड्रैगन स्लैश अटैक का भी यूज किया, वो भी उसका कुछ ना बिगाड़ सके। तो याया उसे कहती है कि मेरा ख्याल है कि अब तुम्हें अपनी यान वाउंड टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि तुमने अभी अभी हासिल की है। युवान उसकी बात सुन के एक्साइटेड हो जाता है कि वाओ, उस टेक्निक के बारे में तो मैं भूल ही चुका था। फिर जल्दी से उस ट्रे को निकाल के अपनी पावर को यूज करके हवा में एलिमेंट्स को बिखेर देता है। फिर युवान उन एलिमेंट्स को पढ़ना शुरू करता है जिसमें यांग वोंग की एनर्जी के बारे में लिखा हुआ था कि ये एक किस्म की वाइटल एनर्जी है। ये एक हाई स्पीड रोटेशनल वाइटल एनर्जी है जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस लाइट को अपने अंदर समाये हुए है। याया भी इसके साथ खड़ी हुई उन एलिमेंट्स को पढ़ रही थी और वो कहती है कि देखने में ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और सिंपल लगते हैं, लेकिन ये जितने सिंपल लग रहे हैं उतने सिंपल है नहीं, और इसके अंदर काफी ज्यादा राज छुपे हैं और ये देखने में कुछ अनकम्प्लीट भी लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये काफी लो लेवल के एलिमेंट्स हैं। युवान ये सुन के हैरान होता है और कहता है अनकम्प्लीट हो सकता है कि डाउ डायनेस्टी वालों ने क्यों मेंशन को इसका कंप्लीट वर्जन ना दिया हो। तो याया कहती है कि तुम्हें इस टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए, उसके साथ ही साथ तुम्हें वाइटल एनर्जी को पहले टेस्ट कर लेना चाहिए ताकि तुम्हारे मेंडेरियंस को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि अगर इस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए तुमने जरा सी भी कोताही बरती तो तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे, यानी कि तुम्हारे ऊपर उल्टा असर भी हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले तुम्हें इस एनर्जी को टेस्ट करना चाहिए। तो युवान ने याया की बात मानते हुए कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है, लेकिन इस एनर्जी को खुद में एब्जॉर्ब करना उसके लिए काफी मुश्किल साबित होता है। युवान कहता है कि ये काम तो मेरे लिए काफी मुश्किल हो रहा है, लेकिन थोड़ी एनर्जी के साथ मैं इसके ब्लड को भी कंडेंस नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मुझे अपनी सारी ताकत लगानी होगी। तो याया भी उसे मुश्किल में देख के कहती है कि तुम्हें अपनी स्पिरिट का यूज करना चाहिए ताकि तुम अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सको। याया की बात सुन के युवान फिर से अपनी कल्टीवेशन का प्रोसेस जारी करता है। फाइनली उस एनर्जी के ऊपर काबू पा लेता है और उसकी वजह से उसकी फिंगर्स में एक शॉर्ट पावर आ गई थी और वो एक पत्थर को इजीली काट के 2 टुकड़ों में तकसीम कर देता है। युवान भी अपनी इस टेक्निक को देख के काफी खुश हो रहा था। फिर याया भी इसके सामने आके उसे बताती है कि मुझे पता चला है कि यांग वोंग ट्री 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक है ग्रीन मैंगो और दूसरा है पर्पल मैंगो, और तुमने अभी तक सिर्फ इसकी एक ही टेक्निक पर काबू पाया है, यानी कि क्वीन वोंग टेक्निक पर। और अगर तुम दूसरी टेक्निक पर भी काबू पा सको तो तुम हेवन और अर्थ की एनर्जी को भी खुद में एब्जॉर्ब करने के काबिल बन सकोगे। युवान भी अब जोश से उठ खड़ा हुआ था और कहता है कि ये उस रॉक आर्मर को मारने के लिए काफी होगी। फौरन से वो जंगल की तरफ चला जाता है ताकि उस रॉक आर्मर का मुकाबला कर सके। फिर एक दरख्त के ऊपर बैठ के उसका इंतजार करना शुरू कर देता है। काफी ज्यादा परिंदे उड़ते हैं और उसे पता चल जाता है कि वो बड़ा सा रॉक आर्मर आ चुका है। युवान उड़ता हुआ जाता है और रॉक आर्मर के सामने खड़ा हो जाता है। रॉक आर्मर ने भी युवान को देख लिया था। वो बीस्ट भी युवान को देख के गुस्से में आके उसकी तरफ बढ़ना शुरू करता है। युवान भी अपनी शॉर्ट फिंगर का यूज करके उसके ऊपर एक अटैक करता है। तो युवान कहता है कि मेरी इतनी जबरदस्त टेक्निक इसके ऊपर सिर्फ एक कट ही लगा सकी। वो बीस्ट काफी गुस्से में आता हुआ दौड़ता है और उसकी फायर एनर्जी भी रिलीज हो रही थी। युवान आगे भागता चला जा रहा था और सोच रहा था कि इस बीस्ट का मुकाबला करना इतना आसान नहीं, लेकिन मैं इसे खूब मजा चखा के रहूंगा। वो काफी ज्यादा आगे भागता जा रहा था। बीस्ट भी उसका पीछा कर रहा था। युवान एक बड़े से रॉक के सामने जाके रुक जाता है और वो बीस्ट भी युवान को अपने सामने खड़ा देखता है। गुस्से में आता हुआ रोर करता है और युवान की तरफ भागता है। युवान रॉक के सामने से पीछे हो गया था और उसके दोनों सींग उस पत्थर में फंस जाते हैं और युवान उसके पीछे खड़े होके याया की बातों के बारे में भी सोच रहा था कि याया ने उसे बताया था कि अभी तुमने इस टेक्निक को कम्प्लीटली अब्जॉर्ब नहीं किया है। अभी तुम्हें इस टेक्निक को हासिल करने में और भी काफी टाइम लगेगा। उसके बाद तुम हेवन और अर्थ की एनर्जी को खुद में अब्जॉर्ब कर सकोगे। इन सारी बातों को सोचते हुए वो अपनी फ्लैशनिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है। फिर लॉन्ग सी ट्री टेक्निक का इस्तेमाल करके उस बीस्ट के ऊपर वार करता है और इस वार की वजह से वो बीस्ट घायल हो गया था। दूसरी तरफ मास्टर क्यू आके किन्यू को बता रहे थे कि हमने हर जगह पे उसे ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन वो हमें कहीं पे भी नहीं मिल रहा। समझ नहीं आती कि आसमान खा गया या जमीन निगल गई।
तो मास्टर क्यों कहते हैं कि मैंने ऐसी कोई जगह नहीं ढूंढी जहाँ पे वो मिल ना सके, मैंने हर जगह पर ठीक से छानबीन की है। तो किन्यू से कहता है इसका मतलब तो ये हुआ कि वो मारा गया है जो तुम लोगों को कहीं नहीं मिला, और अगर हमारी फैमिली का ट्रेयर जुआन के हाथ लग गया तो सब कुछ बर्बाद होके रह जाएगा, इसीलिए जो भी करो जाके उसकी बॉडी को ढूंढो। दूसरी तरफ हम जूली को देखते हैं जो कि काफी उदास होते हुए युआन को याद कर रही थी। वो सोच रही थी कि उसे कल्टीवेशन के लिए गए हुए काफी दिन हो गए हैं और अभी तक वो वापस नहीं आया। अचानक उसके सामने किन्यू की दोस्त हाइली आ जाती है और उसे कहती है कि तुम इतनी उदास होकर क्यों फिर रही हो, लगता है कि तुम्हारे प्रिंस युआन ने तुम्हें अकेला यहाँ पर छोड़ दिया है। वो दूसरी तरफ जाने लगती है लेकिन दूसरी तरफ से भी किन्यू के बंदे आके उसे घेर लेते हैं। तो यूली कहती है मुझे तुम लोगों के साथ लड़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जिन लोगों के पास ना तो पावर्स हो और ना ही दिमाग, मैं उनके साथ लड़ के अपना टाइम बर्बाद नहीं करती। तो हाइली कहती है कि इस लड़की के पास कितनी तेज जुबान है, इसकी मौत तो पक्की है, क्योंकि तुम्हारे ज़ो युआन ने हमारी फैमिली के कीमती ट्रेयर को चोरी किया है, उसके बदले में हम तुम्हें हासिल करेंगे, और अपने बंदों को इशारा करती है कि इसे पकड़ लो। यूली उन बंदों को अपनी तरफ आते हुए देख के काफी घबराया महसूस कर रही थी, क्योंकि वो देखने में काफी हट्टे कट्टे बंदे नजर आ रहे थे। और इसी सस्पेंस के साथ हमारी आज की एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की एपिसोड, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।